चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले, एम्पिरिकल फार्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम परसेंट कंपोजिशन फाइंड करते हैं। हम पहले स्टार्टिंग करेंगे इसकी परसेंट कंपोजिशन से, और परसेंट कंपोजिशन में थोड़ा सा हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो एक बार हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक मास। ओके, तो देखिए एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास। इट इज वेरी सिंपल, वीडियो में भी अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ हम इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आप ये देखें कि एटॉमिक मास जो है किसी एटम का मास है, लेकिन एटम के मास को किस तरह से फाइंड किया जाता है, क्योंकि हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सबस्टेंस। ठीक है, किसी भी यूनिट सबस्टेंस की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम एटम कह रहे हैं, और उस एटम के मास को हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखें, उसे कैलकुलेट करने के लिए अब जो मॉडर्न टाइम में हम जो मेथड यूज में लेते हैं, दैट इज कार्बन 12 से उसे कंपेयर करते हैं हम, और हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। एक्चुअली कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, बेटा ध्यान रखना, कार्बन जो है उसका एक आइसोटॉप होता है जिसे बोलते हैं कार्बन 12। ठीक है, आइसोटॉप्स आप पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में भी। तो कार्बन के जो आइसोटॉप, वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक बार अगर इस तरह का किसी को इश्यू आता है ना बेटा, तो आप एक काम करा करें कि थोड़ा एक बार लेफ्ट करके और वापस रिज्वाइन कर ले। समटाइम इट हैपन्स, बट व्हेन यू रिज्वाइन द क्लास द वॉइस बिकम क्लियर, एंड वीडियो इफ इट इज देयर इज एनी प्रॉब्लम सो इट विल आल्सो बी क्लियर। ठीक है ना, तो एक बार रिज्वाइन कर लेना लेफ्ट करके, क्लियर हो जाएगा। यस, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि किसी भी एटम का जो मास है बेटा, हम उसे कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास से, और हम ये देखते हैं कि वो एटम जो है कार्बन 12 का जो 1/12 है, ठीक है, उससे कितने टाइम हैवियर है, और हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन 1/12 कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 से जितने टाइम हैवियर है वही उसका क्या है, एक तरह से एटॉमिक मास है। ठीक है, और एटॉमिक मास आपको सबका अभी फिलहाल लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ एलिमेंट्स जो है उनका एटॉमिक मास आपको आना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से अगर आगे चलें, कार्बन के लिए हम यूज में लेते हैं एटॉमिक मास की बात करें तो 12 AMU, नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या मोस्ट एबेंडेंटली मिलने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इनका एटॉमिक मास तो आपको पता ही होना चाहिए। AMU ध्यान रखना, इनकी क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, और आजकल AMU की जगह हम लोग केवल U भी यूज में लेते हैं, ध्यान रखना, जिसे यूनिफाइड मास कहते हैं। इट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के लिए 1 यूनिफाइड मास 1U है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ऐसे और भी हो सकते हैं जैसे सोडियम 23, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनके एटॉमिक मास जो है अगर हाइयर है तो मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होते हैं जब हम उनसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे चले, जैसे एटॉमिक मास है उसी तरह से होता है एक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी किसी मॉलिक्यूल के मास के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, और ये देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन 12 से कितने टाइम हैवियर है, हाउ मेनी टाइम इट इज हैवियर देन कार्बन 12 एटम, तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए H2O की बात करते हैं हम, तो H2O के मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। H2O के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए H2O में जितने भी आपके पास एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर लेंगे आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है हमारे पास, प्लस एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 18U आता है। तो इसका मतलब 18 यूनिफाइड मास जो है इट इज एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करता हूं, तो कार्बन के लिए देखिए कार्बन कितना है हमारे पास 1, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास में, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, प्लस ऑक्सीजन है आपके पास 2,
एंड यू हैव 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 44U। ठीक है, यूनिफाइड मास है 44U। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें, अमोनिया NH3। NH3 के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, तो एक ही नाइट्रोजन है हमारे पास, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है देखिए आप 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है आपके पास, एंड द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ANU, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आपके पास कितना आएगा 17U, 17 यूनिफाइड मास। तो इस तरह से ध्यान रखना, एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो सिंपल एटम्स हैं, जो बिगनिंग के अंदर जो एटम्स हैं, एटलीस्ट उनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प से फिर आप मॉलिक्यूलर मास इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की। अब एक इसी से रिलेटेड टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है परसेंट कंपोजिशन। इसको समझते हैं अपन, परसेंट कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन। देखिए परसेंट कंपोजिशन, व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, उनका कितना पार्ट टोटल 100 पार्ट में अवेलेबल है। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। जैसे आपको कहा जाए फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, आपको वाटर का परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है। तो यहां वाटर का परसेंट कंपोजिशन फाइंड करने से मेरा मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि वाटर के मास में हर एलिमेंट का मास कितना है। जैसे टोटल अगर मैं मास जो है उसको 100 कंसीडर करता हूं, तो 100 में से कितने पार्ट हाइड्रोजन के हैं और कितने पार्ट ऑक्सीजन के हैं, तो उसे आप बोलेंगे कि उसका वो मास परसेंट हो गया, और टोटल को कर लेते हैं तो वो परसेंट कंपोजिशन हो जाता है। जैसे अब यहां पर मुझे सपोज फाइंड करना है कि मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन का मुझे मास परसेंट फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और मल्टीप्लाइड बाय जितने हाइड्रोजन है आपके पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब टोटल मास कितना है, टोटल मास या लिख सकते हैं आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका मतलब यह है कि इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका मास वाटर में कितना है, 100 पार्ट्स में कितना पार्ट है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल मास वाटर का अभी हमने कैलकुलेट किया था 18U आता है, ठीक है, तो 18 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 200 डिवाइडेड बाय 18, और इसको अगर डिवाइड करते हैं आप 18 से, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 9, लगभग कितने हैं 18 फिर हो गया 20, और उसके बाद में फिर वापस 1 टाइम जा रहा है पॉइंट, और फिर 1 यही आएगा इसमें, ठीक है, तो यानी 11.11% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हाइड्रोजन का मास आ गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो मास है ये मास परसेंट की फॉर्म में है, ठीक, और जितने भी एलिमेंट है किसी मॉलिक्यूल में, उन सबका टोटल मास जो होता है वो ध्यान रखना, टोटल मास परसेंट वो 100 ही आएगा। अब अगर हमारे पास में 11.11% हाइड्रोजन है 100 में, तो रेस्ट ऑफ द जो मास होगा वो किसका होगा, जो ऑक्सीजन है इसके अंदर, क्योंकि वो वाटर में ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेता हूँ अलग से, तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का मैं मास परसेंट फाइंड करता हूँ, तो ऊपर तो मुझे क्या लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर कितने हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन के 1, और डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होता है 100 वाटर का, और सॉरी 18, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लें, 1600 डिवाइडेड बाय 18, और अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 18 को 1600 से, तो आपको जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा 88.99% मिलेगा अप्रॉक्स,
ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट इसमें निकाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर 11.11 तो ये है, तो नेचुरल है कि 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो बाकी जो आएगा वो वही आएगा, क्योंकि टोटल जो होगा वो ध्यान रखना बेटा हमेशा 100 होगा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी जैसे पॉइंट के अंदर थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, 99.99 हो सकता है, 98 भी कभी कभी हो सकता है पॉइंट की वजह से, लेकिन अप्रोक्स 100 ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि इन दोनों का जो सम है वो 96 हो या 95 हो, तो फिर गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, 99.98 या 99.9 तो आएगा ही आएगा, 100 भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखना मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं। अब एक मास परसेंट और फाइंड करेंगे हम, या परसेंट कंपोजिशन जिसको कहते हैं हम, ग्लूकोज का। फिर उसके बाद अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, ये मैं ना क्वेश्चन बेटा आपसे सॉल्व करा रहा हूं ना, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताएंगे, और इसमें आपको इसी मेथड से करना है इसे। फाइंड द परसेंट कंपोजिशन, फाइंड द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का आपको परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है। ठीक है, ग्लूकोज का आपको परसेंट कंपोजिशन फाइंड करना है। मैं नीचे लिख देता हूं ग्लूकोज, शायद दिखने में थोड़ी ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्लूकोज जो है वो है हमारे पास C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे परसेंट कंपोजिशन फाइंड करेंगे, यानी 100 में से कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन का परसेंट क्या है और ऑक्सीजन का परसेंट क्या है, उसको कैलकुलेट करना है आपको। तो यहां पर पहले तो आप फाइंड करेंगे मास बाय मास परसेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन का मास बाय मास परसेंट, देन फाइंड करेंगे मास बाय मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर फाइंड करेंगे लास्ट में मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं कौन करता है, पहले फर्स्ट वाला करिए बेटा। कार्बन का परसेंटेज बताए मुझे फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना आप लोग? ओके, 72.06। एक सेकेंड, चलो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ डिफरेंट आएगा बच्चों का। 72.06% कह रहे हो आप कार्बन का ना, लेट्स वेट। और बेटा किसी का डिफरेंट आए तो जरूर बताना मुझे, आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट बताएं, देखो कार्बन का कितना आ रहा है। और चलिए देखते हैं, 1 मिनट का टाइम अपने पास। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं चलो आपके लिए, आपको इजी हो जाएगा कि मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 40% आ रहा है। अभी पहले 72 बेटा आपने ही बताया था क्या? चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है, 40% आएगा बेटा। ठीक है, मेरे ख्याल में 40% ही आएगा इसका। एक बार मैं कैलकुलेट और कर देता हूं। देखो यहाँ पर कि फॉर्मूला आपके पास ये है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 6, कार्बन का एटॉमिक मास और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखना यहाँ मॉलिक्यूलर मास में आपको किसका मास लिखना होता है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना तो 180 आएगा, ध्यान रखना। तो ये मैं 180 से इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय फिर 100 करूंगा मैं इसे। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में, 6 को इससे कैंसिल कर दो, 18 से 3 टाइम 30, और फिर इसको 3 से भी कैंसिल कर दो 10, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही 40% आएगा ये। ठीक है, तो यानी कार्बन इसमें हमारे पास 40% है। सही है, सेकंड फाइंड करो बेटा, क्या बात, सेकंड बताएं मुझे। 6.67%। ओके, चलिए एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास 12 है, और डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि टोटल ग्लूकोज का मास 180 होता है बेटा।
और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर आपके पास में कैंसिल हो रहा है ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 60, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया 40/6, और कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 6 जा 36.67 अप्रोक्स। ठीक है, सही है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन का और फाइंड करें। ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? 53.3। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं कि अगर हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जो है जो कार्बन है वो 40 आ गया है, तो 40 प्लस आपके पास 6.67 ये आ गया है, तो टोटल ये तो हो गया आपके पास 46.67, और हमें पता है कि तीनों का जो सम है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों का सम कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारे पास जो लास्ट है वो आ जाएगा। आप डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने किया था, और उसको 100 में सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। तो आप 100 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 46.67 तो आपके पास में आएगा 53.33%। ठीक है ना, यही आ रहा होगा बेटा 50 लास्ट वाला। ओके, दोबारा सुन ले। देखो मैंने कहा है कि इसको दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं, मैं दोनों ही मेथड बता देता हूं। देखो एक मेथड तो ये है जो हमने अभी बताया आपको, एक मेथड तो मैंने कहा है जैसे आपके पास जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है आपके पास, 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो है 180 होता है ग्लूकोज का, और मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 6 3 जा 18, 30, 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, और फिर आपके पास में 160/3 और डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 53.33%। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैंने ये कहा कि क्योंकि इन तीनों का सम जो है ना वो 100 होना चाहिए, तीनों का सम 100 होना चाहिए, तो आप दो तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपके पास 53.33 ही आएगा। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके मास परसेंट का जो सम होता है वो 100 होता है, क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हैं ना यहाँ पर वो परसेंट कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं, और परसेंट आपको पता है 100 में से फाइंड किया जाता है, परसेंट 100 में से फाइंड करते हैं, यानी 100 में से कितना पार्ट है उसका, ये चीज बताएगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। मैं ये वैल्यूज लिख लेता हूं क्योंकि अभी जो नेक्स्ट में बताने वाला हूं उसमें काम आने वाला है हमारे पास ये, और इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कार्बन 40% आया है हमारे पास, और हाइड्रोजन जो है वो आया है हमारे पास 6.67%, और ऑक्सीजन आपको मिला है 53.33%। ओके, इसको रख कर रहे हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपने कई बार सुना होगा एक टर्म होती है इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड, और दूसरी टर्म होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा आप में से कोई मुझे अभी बता सकता है कि ये इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंपिरिकल फॉर्मूला? कैन एनीबडी टेल मी अबाउट द इंपिरिकल फॉर्मूला? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? यस, पहले नाम बताना बेटा। टेल मी योर नेम फर्स्ट एंड देन टेल मी व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला। नो आइडिया? हाँ अजय बताओ। ओके ठीक है, ठीक है अजय, देखते हैं अब आगे। सही है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो इंपिरिकल फॉर्मूला एक्चुअली इट इज नथिंग बट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे आप इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के जो एग्जैक्ट नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। किसी एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं, और यहां उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां ले लेता हूं मैं उनका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इनको समझना ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर बेंजीन की। एक बेंजीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं। तो बेंजीन में अगर हम फॉर्मूला देखते हैं बेटा, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है। तो यहां पर मैंने जो इसके नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखे हैं, एग्जैक्ट लिखे हैं मैंने। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन 6, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो लेता हूं, सिंपलेस्ट रेशियो से मेरा मतलब है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:1 होगा। ठीक है ना, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1। तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको आप क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, 6:6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 से 6 कैंसिल करो, 1:1 हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है हमारे पास में, दैट इज 1/1, वो है हमारे पास में 1/1। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें हम सिमिलर एक और एग्जांपल, ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास में C6H12O6। ठीक है, तो चलो मैं रेंडमली पूछ लेता हूं, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाए। तो अक्षित भारद्वाज, बेटा अक्षित आप बताएं इसमें, अक्षित बताएंगे कि अक्षित ये बताएं मुझे कि जो ग्लूकोज है उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, बताएं बेटा, कोशिश करें, निकालें, कॉपी है आपके पास। यस, नो आंसर, क्या होगा बेटा, एक बार रिपीट योर आंसर। ओके राइट, ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए, तो यहां पर अगर इनका मैं रेशियो देखता हूं ना, 6:12:6, ये है यहां पर। और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो देखो रेशियो क्या आता है, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें, 1:2:1। दैट मीन्स 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम केवल इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आया है, ये हमारे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आ गया। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर डिफरेंट। समटाइम इट हैपेंस दैट दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी सेम भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर। वाटर को देखें आप, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब H2O में अगर अपन देखें तो रेशियो क्या है, 2:1। तो मुझे बताओ, क्या हम इसे और सिंपल बना सकते हैं, 2:1 से और सिंप्लीफाई हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ये ही रेशियो मेंटेन रहेगा। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इट विल रिमेन सेम, वो यही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, देन दैट विल रिमेन द इंपेरिकल फॉर्मूला। तो वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला रह जाएगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं ये देखिए। तो यहां पर एक सिंपल सा रिलेशन है कि अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल के लिए इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं फाइंड कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का मेथड होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब यहां पर क्या है, हम दो चीज तो पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, बट वी डू नॉट नो हाउ कैन वी ऑब्टेन n को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्चुअली n जो होता है ना, ध्यान रखना बेटा, n जो है ये ऑब्टेन किया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास में अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मास को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। ठीक है,
इन टर्म ऑफ ग्लूकोज अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, ठीक है, जो हम अभी यूज में ले चुके हैं। और इसका इंपेरिकल फार्मूला मास क्या होता है? तो इंपेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का ये है, ठीक है, दिस इज इंपेरिकल फार्मूला। अब इसका मास फाइंड करूं, देखो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 into 2 ही लिख लेता हूं, और प्लस 16, तो टोटल कितना आ रहा है 30। तो यानी जो इंपेरिकल फार्मूला का मास है वो है 30, इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो यहाँ ग्लूकोज के लिए आपके पास जो n की वैल्यू है दैट इज 6। तो अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूं, 6, और इंपेरिकल फार्मूला लिखता हूं, देखो इंपेरिकल फार्मूला CH2O, और इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? C6H12O6 आ जाएगा, जो ग्लूकोज का क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बात समझ में आ गई आपको कि अगर हमने कैसे ना कैसे n कैलकुलेट कर लिया, अगर हमने n कैलकुलेट कर लिया तो n को हम यहां पर यूज में ले सकते हैं, ठीक है, और इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। और n कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए और इंपेरिकल फार्मूला मास होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीज होगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे बेटा, जिसमें हमें क्या होगा कि मास परसेंट दे रखा होगा, मास परसेंट गिवन होगा, और मास परसेंट की हेल्प से आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है ना, शाम तक। तो आपका जो ऐप है उस ऐप में एक वीडियो वाला पोर्शन है जिसमें वो स्टडी मटेरियल वाला पोर्शन है, उस स्टडी मटेरियल में वीडियो वाले लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फिर यूट्यूब पर ओपन हो जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा भी मैंने 11th क्लास के कुछ आगे के एडवांस, जैसे मतलब कुछ स्टूडेंट जो है वो ये कह भी रहे थे मुझे कि सर आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी उसमें अपलोड कर दें, तो वो भी बेटा मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो वो YouTube पर अवेलेबल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपके स्कूल वाले पे भी है, मैंने मेरे पर्सनल जो ऐप है उसमें चैनल है उस पर भी अपलोड कर दिए, वहां पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लेना आप, राजेंद्र शर्मा के नाम से आपको मिल जाएगा, या लिंक दे रखा है वो उसी से रिलेटेड है, तो वहां से आप पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है। चलिए बेटा आगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके बाद यस एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। आपको यह मास परसेंटेज दिया हुआ है और आपको गिवन है क्वेश्चन में, गिवन कि कार्बन जो है इन अ कंपाउंड में आपके पास कार्बन जो है दैट इज 40%, हाइड्रोजन इज 6.6% एंड ऑक्सीजन इज 53.33%, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। और तो थोड़ा ऊपर करते हैं, शायद देखने में प्रॉब्लम है, यस। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड और सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180, और आपको कहा गया है फाइंड इट्स empirical and molecular formula, आपको इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक टेबल बनाते हैं सिंपल सी, और यहां पर हम लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है बेटा, पहला कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देन आप लिखेंगे इन एलिमेंट का मास परसेंट कितना है, मास परसेंट, ठीक है। तो मास परसेंट अगर देखा जाए तो यहां कार्बन है 40%, हाइड्रोजन इज 6.67% और ऑक्सीजन जो है दैट इज 53.33%, ठीक है। यहां तक लिख दिया अपन ने। तो देखो जो मास परसेंट है ना बेटा, ये 100 में से होता है, ध्यान रखना। 100 अगर हम ये माने कि हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल 100 ग्राम है, तो उसमें 40 ग्राम कार्बन, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन और 53.33 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है।
तो 100 ग्राम मान रहे हैं अपन, तो 100 ग्राम मानने पर फिर अपन डायरेक्ट इनका मास निकाल सकते हैं, मास इन ग्राम। अगर उसको 100 कंसीडर किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि ये 40 ग्राम हो गया, ठीक है, ये 6.67 ग्राम हो गया और ये 53.33 ग्राम हो गया। तो ये मास हमारे पास ग्राम में आ गया है। अब इस मास के बाद में अगर हमें मास पता हो और एटॉमिक मास पता हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन M। तो WB तो क्या है बेटा, W